दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कल्याण सिंह जी के बारे में कुछ बात करेंगे। जैसा आपको पता है, 21 अगस्त 2021 को श्री कल्याण सिंह जी की मृत्यु हो गई। कल्याण सिंह जी उस समय राजस्थान के गवर्नर थे। उसके पहले 2 बार वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पहली बार, उस समय बाबरी मस्जिद को ढाया गया था। यहाँ ये बात बता दूँ कि उस समय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, जो आजकल सुप्त है, और जब भी बीजेपी आती है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को सुप्त कर दिया जाता है, तो उस समय नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल सक्रिय थी। तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में कल्याण सिंह ने वादा किया कि मैं बाबरी मस्जिद की पूरी रक्षा करूँगा। उसी के साथ उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट, शपथ पत्र दिया कि मैं पूरी तौर से बाबरी मस्जिद की रक्षा करूंगा। पर जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ना चालू किया, उन्हें पूरा पता था, उन्हें ये भी पूरा पता था कि बाबरी मस्जिद टूट रही है, आगे क्या होने वाला है। इसके बावजूद उन्होंने पुलिस को इसे रोकने के लिए कोई भी निर्देश नहीं दिए। और बाबरी मस्जिद टूटने के बाद जब कोर्ट ने उनसे जवाब तलब किया, तो उन्हें 1 दिन की सज़ा दी गई। इस सज़ा को उन्होंने बहुत गौरव से स्वीकार किया और कहा, राम के काज में जो भी किया जाए वो सब उचित है, और उन्हें इस बात का बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है। खैर, अब ये कल्याण सिंह का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो ये आरएसएस के ट्रेंड कार्यकर्ता हैं। एक कॉलेज में पढ़ाते थे, वहाँ से नानाजी देशमुख ने इन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया, और बाद में उन्होंने आकर ओबीसी के कई तबकों को भाजपा के साथ जोड़ा। हैरानी की बात यह है, हैरानी तो नहीं होना चाहिए, 1990 को जब मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण तय किया। उस समय एक आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में कल्याण सिंह काफ़ी विचलित हो गए, काफ़ी त्रस्त हो गए, और उनकी मुलाकात आरएसएस के सर कार्यवाह देवरस जी से हुई। तो देवरस को उन्होंने बताया उनकी दुविधा क्या है। तो देवरस ने आरएसएस की सोच को बताया कि भाई, जैसे हम राम मंदिर का आंदोलन तेज करेंगे, मंडल की धार कमज़ोर हो जाएगी। और यही बात प्रधानमंत्री बाद में जो बने अटल बिहारी वाजपेयी ने कही। उन्होंने मंडल लाया, तो उसके जवाब में हमने कमंडल लाया। तो खैर, ये राम मंदिर के लिए जो यात्राएं की गई, उसमें कल्याण सिंह ने बहुत भाग लिया, और उनकी प्रतिष्ठा भाजपा के अंदर बढ़ी और वो मुख्यमंत्री बने। खुद की उनकी जो कम्युनिटी है, ओबीसी कम्युनिटी, उसके अलावा उन्होंने दूसरी ओबीसी कम्युनिटीज़ को भी भाजपा के साथ जोड़ा। और ऐसे कई ओबीसी नेता, कल्याण सिंह हो गए, विनय कटियार हो गए, उमा भारती जैसे हो गए, ये सब भाजपा से जुड़े। और इनके जुड़ने के पीछे जो मुख्य राजनीति थी, वो आरएसएस की राजनीति थी, जहां वो अपना इलेक्टोरल बेस, चुनावी आधार को विस्तृत करना चाहता था। अब आरएसएस एक तौर से, तो एक समाजशास्त्री ने कहा है, उसका मुख्य उद्देश्य है हिंदू समाज की एकता को बनाए रखना या दिखाए रखना, पर उसके अंदर के भेदभाव, ऊंच नीच, जाति व्यवस्था के ऊंच नीच को बरकरार रखना, ये उनकी दुविधा है। तो उसमें ओबीसी और दलित को तो नीचे रखना है, पर उनको साथ में भी लेना है। तो ये दुविधा का उन्होंने जो हल ढूंढा, वो हल के चलते कई ओबीसी लीडर्स को उन्होंने अपने साथ जोड़ा। वैसे देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी, जो आरएसएस के ट्रेंड स्वयंसेवक प्रचारक रहे हैं, वो भी एक ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, घाची कम्युनिटी से आते हैं, और चुनाव के समय पर वो अपने इस जाति का उपयोग चुनावी फ़ायदे के लिए भी कई बार करते हैं। खैर, अब इसके बाद जो हुआ, कई बार कल्याण सिंह भाजपा से बाहर गए, खुद की पार्टी बनाई, बाद में वापस आई, और 2014 में उन्होंने भाजपा जब ज्वाइन किया, तो 2014 के चुनाव में उनके फॉर्मूले के आधार पे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया।
और उसे कल्याण सिंह फार्मूला कहते हैं, जिसमें जो पिछड़ी जातियाँ उपेक्षित हैं उनकी पहचान को मजबूत करना, उनके नेताओं के साथ संपर्क करना और उनके नेताओं के साथ संपर्क के आधार पे उनके वोटों को भाजपा के झोली में लाना और साथ ही साथ आरएसएस की विचारधारा को मजबूत करना। तो आरएसएस का ये जो दुविधा है, डायलेमा है कि कैसे एक तरफ से वर्णों की ऊंच नीच मेंटेन की जाए, रखी जाए और साथ ही साथ इम्प्रेशन भी दिया जाए कि उन्हें हम अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो कई सामाजिक अध्येता हैं, विद्वान हैं, जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आरएसएस बदल रहा है। देखो, वो पिछड़ी जातियों के बीच में भी जाकर उन्हें अपने साथ जोड़ रहा है। सतही तौर पर ये बात सच है। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि जाति व्यवस्था के उच्चाटन के लिए काम करना चाहिए। उसके जवाब में आरएसएस ने सामाजिक समरसता मंच बनाया है, जो कहता है यहाँ अलग अलग जातियाँ हैं, जातियों में ऊंच नीच है, पर जो वो ऊंच नीच, हम ऊंच नीच को नहीं मानते, सभी जातियाँ बराबर हैं और इन जातियों की बराबरी के आधार पे ही हिंदू समाज चलेगा, ऐसा वो कहते हैं। पर जो ऊंच नीच है वो तो समाज में बनी हुई है। तो इसके लिए फिर जो बाबा साहब के अम्बेडकर के रास्ते से पूरा उलट इन्होंने समरसता का रास्ता अपनाया है। समरसता में अलग अलग जातियों के बीच में समरसता होनी चाहिए, ऐसा उनका सिद्धांत है। और इसके चलते वो कई प्रकार की नीतियाँ ओबीसी दलित के बीच में अपनाते हैं। उनमें एक तो है कि कुछ दलित नेताओं को, चुने हुए दलित नेताओं को, ओबीसी नेताओं को सत्ता के पद पे लाना अपने फ्रेमवर्क के अंदर, अपनी चौखट के अंदर, जिसमें व्यवस्था तो नहीं बदलती, कुछ बात नहीं बदलती, पर उन कुछ नेताओं को सत्ता मिल जाती है। कुछ दूसरे नेताओं को ये अपनी तरफ दूसरे कारणों से खींच लेते हैं, ले आते हैं। उनमें सत्ता का लालच रहता है और दूसरी बातें रहती हैं। तीसरा इनका एक जो तरीका है कि इन कम्युनिटीज़ के जो हीरो हैं, आइकन हैं, जो प्रतीक हैं, उनको चुनकर उनको सामने प्रस्तुत करते हैं और उन जातियों को लगता है कि हमें आरएसएस के लोग काफ़ी महत्व दे रहे हैं, हमारे आइकन को हार डाल रहे हैं, हमारे साथ खाना पीना कर रहे हैं, तो इससे वो प्रेरित होकर इस जाल में आ जाते हैं। जहाँ तक सकारात्मक कार्यों का सवाल है, एफर्मेटिव एक्शन का सवाल है, उस एफर्मेटिव एक्शन में आरएसएस हमेशा विरोध करता है। वो आरक्षण की नीति हो, मंडल की नीति को डायरेक्टली विरोध करना तो संभव नहीं था क्योंकि उससे उनके वोट चले जाते। तो उन्होंने एक कमंडल का ये जो रास्ता अपनाया हुआ है, उसके चलते कम्युनिटीज़ के बीच में सोशल इंजीनियरिंग करना, कम्युनिटीज़ के बीच में उनके प्रतीकों को ऊपर लाना। जैसे एक बहुत बड़ा प्रतीक उन्होंने उत्तर भारत में खड़ा किया है जिनका नाम है सुहेलदेव, और इन प्रतीकों को वो मुस्लिम और क्रिश्चियन विरोधी रंग देते हैं। एरिया के हिसाब से ज़्यादातर मुस्लिम विरोधी रंग उन प्रतीकों को देते हैं। तो दलित ओबीसी में जो योजना चल रही है, उनके प्रतीकों को खड़ा किया जाए, उनकी आइडेंटिटी, पहचान को मजबूत किया जाए और उस पहचान को हम स्वीकृति देते हैं, मंजूर करते हैं, ऐसा एक आइडिया उनके सामने रखा जाए जिससे वो कम्युनिटीज़ उनके साथ जुड़ती हैं। तो ये एक जो दुधारी रास्ते पर ये चल रहे हैं, दो रास्तों का मिलन कर रहे हैं। एक तरफ से आरक्षण से संबंधित नीतियों का विरोध, उनका पालन न करना, दूसरी तरफ से वो कम्युनिटीज़ को एक संदेश देना कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं और आप हमारे साथ जुड़िए। तो उसका परिणाम तो निकला है। पिछले 2019 के चुनाव में भाजपा को ओबीसी के बीच में से 44% वोट मिले थे, जो अपने आप में बड़ा नंबर है। और जो आरक्षित सीट्स हैं दलितों की ओबीसी में, उनकी उसमें इनको बहुत बड़ा स्थान मिलता है, उनको बहुत बड़ी सीट्स मिलती हैं। तो इनकी ये योजना कारगर है, जिसके आधार पे कुछ विद्वानों को लगता है कि आरएसएस बदल रहा है।
मेरे हिसाब से आरएसएस बदल नहीं रहा। आरएसएस का मूलभूत एजेंडा वही है, केवल उसके तकनीक, उसके कार्य करने के तरीके विस्तृत हो रहे हैं, उनको विस्तार किया जा रहा है ताकि जिन लोगों को परिवर्तन, जिन लोगों के बराबरी की दिशा के परिवर्तन को रोकना है, उनको भी अपने साथ जोड़ा जाए, उनको भी अपने साथ जोड़ा जाए। उसमें बहुत सारे तरीके काम करते हैं, जैसे एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं संस्कृताइजेशन, ये उसका भी उपयोग लेते हैं कि दलित ओबीसी जातियों के बीच में जब ये जाके काम करते हैं, उन्हें लगता है कि सवर्ण जातियां हमें एक रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हमें पहचान रही हैं, तो उनके साथ जुड़ने की उनको खुद में श्रेष्ठता लगती है। दूसरा, उनके हस्तक बन के वो समाज में बहुत कुछ करते हैं, और जब उनके आइकन्स को महत्व दिया जाता है, उससे भी दलित ओबीसी को अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें मिला जुला कर एक कार्यक्रम जो देश में चलाया जा रहा है आरएसएस के द्वारा, उसका मूल उद्देश्य वही है। इससे आरएसएस बदल रहा है, ये वाक्य गलत है। आरएसएस के कुछ तकनीक विकसित हो रहे हैं ताकि वो अपने एजेंडा को चलाते हुए ऐसा एक इम्प्रेशन क्रिएट करें, ऐसी एक भावना लोगों में क्रिएट करें कि वो इन पिछड़े तबकों के लिए भी न्याय की बात करते हैं। पर वो न्याय की बात नहीं करते, उनको जोड़ने की बात करते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर अधिकारों के लिए बात करते थे, ये उनको जोड़ने की बात करते हैं, सामाजिक तरीके से, उनका धार्मिक तरीके से, और धार्मिकीकरण करके उनको अपने साथ जोड़ने की ये प्रक्रिया करते हैं। पर निश्चित रूप से वो अपने इस काम में काफ़ी सफल हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ में उनका प्रभाव काफ़ी बड़ा है, और उसी के साथ साथ उनका प्रभाव जब बढ़ता है तो भी भारतीय जनता पार्टी की सीट्स का भी बहुत बढ़ाव होता है। और इसी तकनीक के आधार पे एक तरफ मुस्लिम विरोध दिखाना, दूसरी तरफ उनको एक पहचान देना, उनकी पहचान को स्वीकार करना, जबकि उनके अधिकारों को जस का तस रहने देना, ये एक तीन रास्ते पर, तीन दिशा से वो काम करते हैं, और इसके परिणाम उनको चुनाव में बहुत मिलते हैं। तो ये कल्याण सिंह का रोल था। ऐसे बहुत सारे और भी ओबीसी लीडर अभी आरएसएस के साथ जुड़ रहे हैं, और तो और भविष्य में ऐसे कई मुस्लिम लीडर्स भी उनके साथ जुड़ने वाले हैं जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नाम पे आएंगे। उसमें भी कुछ मुसलमानों के साथ ये इसी प्रकार का तकनीक अपना रहे हैं, जबकि उनकी शाखाओं में वही पढ़ाया जाता है कि मुस्लिम कैसे विदेशी है, मुसलमान राजा कैसे आक्रामक थे। तो वो सब चीज़ों को बरकरार रखते हुए ये अपने एजेंडा को सामने ले जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ इससे आपके सामने कुछ बातें स्पष्ट हो गई होंगी, और अगर आपको स्पष्ट हो गई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होगी।